अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पिछले सबक में हमने अस्हाबुल फ़राइज़ के हिस्सों की तक़सीम के बारे में पढ़ा कि 6 किस्म के हिस्से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में बयान किए गए हैं, यानी कि 1/2, 1/4, 1/8 और 2/3, 1/3 और 1/6। अब आज से हम अपना सबक शुरू करें इंशाअल्लाह। अस्हाबुल फ़राइज़ में से हर एक के हिस्से जो उनको दिए जाएंगे, उनकी तफसील और जिस बिना पर उनका हिस्सा तब्दील होगा या कमो बेश, यानी कि कमी या बेशी होगी हिस्से में, उसकी तफसील आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो आज के हमारे सबक में इंशाअल्लाह सबसे पहले बाप और दादा की विरासत के बारे में हम पढ़ेंगे कि उनको विरासत में से कितना हिस्सा मिलेगा और कब वो हिस्सा उसे दिया जाएगा। इससे पहले मैं ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जब भी हम विरासत को तकसीम करेंगे तो दरमियान में मैयत जो है उसके बारे में इल्म होना ज़रूरी है कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस, मेल है या फीमेल, मर्द है या औरत। अगर इसका इल्म नहीं है तो विरासत की सही तौर पर तकसीम मुमकिन नहीं है। और दूसरी बात, जब भी विरासत तकसीम की जाएगी तो मैयत के किसी भी वारिस को जिसे विरासत में से हिस्सा मिलना है, उसको हिस्सा देने के लिए मैयत की औलाद वगैरह का देखना और पता होना लाजमी और ज़रूरी अमल है। कि मसलन बाप को हमने हिस्सा देना है उसका, तो मिसाल के तौर पर देखा जाएगा कि मरने वाले की औलाद है या नहीं। अगर है तो उसका हिस्सा और होगा, और अगर मरने वाले की मैयत की औलाद नहीं है तो बाप का हिस्सा और होगा। और अगर हमें तफसील का पता ही नहीं है कि मैयत के कौन कौन से रिश्तेदार जो जिंदा हैं जिन्हें विरासत दी जाएगी, तो फिर भी सही तौर पर विरासत की तकसीम नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें कि एक फौत होने वाला फौत हो गया, सवाल करने वाले ने पूछा कि मैयत के भाई और बहनें जिंदा हैं, मौजूद हैं, और बेटी मौजूद है, लिहाजा बताया जाए कि इनको कितना हिस्सा मिलेगा। और अक्सर औकात ऐसा होता है जब सवाल किया जाता है कि जी क्या मैयत का वालिद मौजूद है, क्या मैयत की औलाद है कोई और, तो फिर सवाल आता है जी जी वो तो मौजूद है नहीं। यानी कि पूरे रिश्तेदार जो उसके मौजूद है, जो ब्लड रिलेशन है, जिनके साथ ब्लड रिलेशन है वो मौजूद हैं, उनके बारे में तफसील से बताया जाए कि ये वाले रिश्तेदार मौजूद हैं, इनको हिस्सा देना है, किस तरह हिस्सा मिलेगा, कितना मिलेगा और कब मिलेगा उसको। और एक और बात, एक टर्म का जानना जरूरी है। एक इस्तिलाह है महजूब की। महजूब क्या होता है कि किसी एक शख्स के आने की वजह से किसी दूसरे शख्स का हिस्सा या तो कम हो जाता है या फिर उसका हिस्सा बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब जो जिसका हिस्सा खत्म हो गया या जिसका हिस्सा कम हो गया उसे महजूब कहेंगे, महरूम के नहीं कहेंगे। क्यों कि महरूम का मतलब कि उसका हिस्सा है ही नहीं। तो अब हम देखते हैं इनकी तफसील के बाप मैयत का और मैयत के खामद को कितनी सूरतों में क्या क्या मिलेगा। आइए अब हम इसकी तफसील के साथ बोर्ड पर समझ। मैयत की तरफ से मिलने वाले हिस्से बताने से पहले दोबारा दोहराई करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हमने इब्तदाई असबाग में 3 किस्म के वरासा के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले अस्हाबुल फ़राइज़, ये वो लोग हैं जो अपना मुकर्ररा हिस्सा लेते हैं, कि जिनका हिस्सा शरीयत में मुकर्रर किया गया है। अगर इनसे कोई माल बच जाए तो वो असबात लेते हैं,
और असबात की इस्तिलाह जो है वो इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि हर वो रिश्तेदार जो असाबुल फराइज जब हिस्सा ले लें तो बाकी जो बचा हुआ माल है वो मुज़क्कर अफराद में से कोई एक शख्स लेता है, उसके बाप की तरफ से जो रिश्तेदार होते हैं उनमें से कोई एक। और तीसरे नंबर पे था जी उलुल अरहाम। ये रिश्तेदार होते हैं जो माँ की तरफ से होते हैं, मसलन मामू, खाला, भांजे, भांजियां वगैरह कि जो अपना हिस्सा शरीयत की रूह में से हिस्से लेती हैं, लेकिन अक्सर औकात इनको हिस्सा नहीं मिलता। क्यों? कि असाबुल फराइज नंबर 1 पे और असबात नंबर 2 पे ये सारा कुछ लेकर अपना हिस्सा ले जाते हैं। अगर ये ना हो तब इनको मिलता है, ये शरीयत ने एक तकसीम मुकर्रर की हुई है। और दूसरी बात जो बताना जरूरी है वो ये है कि जब भी मैंने जैसा कि पहले कहा कि तकसीम की जाएगी विरासत तो मैयत की औलाद को देखा जाएगा। मसलन बाप को हिस्सा देना है, अब वो मैयत का बाप है, मैयत क्या है, मर्द है या औरत, इसकी तखसीस भी जरूरी है। अब देखा जाएगा कि मैयत की औलाद है कि नहीं, कि नहीं। दूसरी बात कि मैयत की औलाद सिर्फ मुज़क्कर ही है या कि मुअन्नस भी। अब वो उसकी औलाद मुज़क्कर है यानी कि बेटे हैं या कि सिर्फ उसकी बेटियां ही हैं या बेटे और बेटियां दोनों मौजूद हैं, इस बात का इल्म होना जरूरी है बुनियादी तौर पर। उसके बाद आ गया कि उसका भाई, उसकी बहन, उसके दादा, उसका बाप, उसका कोई और रिश्तेदार के जो विरासत में हिस्सेदार बन सके, उसके बाद आता है। अब हम आते हैं जी बाप के हिस्सों की तरफ कि बाप को जब हिस्सा दिया जाएगा तो फिर उसे कितनी सूरतों में क्या क्या मिलेगा। और फिर एक बात इधर बताना जरूरी समझता हूं कि बाप और बेटे की जायदाद को उसके नाम के साथ मुंसलिक करना जरूरी है। जो बेटे की जायदाद है वो बेटे के नाम पर हो, बाप उसमें तसर्रुफ कर सकता है, बाप उसमें से खर्च कर सकता है, लेकिन असलुल माल जो है वो उस बेटे के नाम ही पर ही होना चाहिए। उसका इंतकाल कह लें, उसकी रजिस्ट्रेशन कह लें, उसको कुछ भी कह लें। अब ये नहीं होना चाहिए कि बेटे ने कमाई की, एक बेटे ने मेहनत मुशक्कत की और उसका माल जो है वो बाप के नाम पे होता गया, ताकि क्यों कि कल जब अल्लाह ना करे वालिद की मौत वाक़ई होती है तो वो उसकी ज़ाती हैसियत से नहीं बल्कि उसको विरासत में तकसीम किया जाएगा, फिर इसका नुकसान है। और अगर आप बेटे के माल को बाप की मौजूदगी बाप के नाम पर करें तो फिर विरासत का ये तसव्वुर भी ख़त्म होता है। इसलिए हमें देखना जरूरी है कि बेटे का माल बेटे के पास हो, बाप को खुली इजाज़त है कि उसमें से खर्च करे। बाप का माल है बाप के पास हो, उसे खुली इजाज़त है उसको जैसे मर्जी तसर्रुफ करे। क्यों कि वो खुद जिम्मेदार है, लेकिन इंसाफ करने की वो कोशिश करेगा। आप देखें बाप की कितनी सूरतें हैं, तो अगर हम देखें मरने वाले की मैयत की 3 सूरतें हो सकती हैं। ये मैयत है जी, अब मरने वाला मैयत या तो उसकी औलाद होगी, औलाद होगी या औलाद नहीं होगी। औलाद होगी या औलाद नहीं होगी। आगे अब इसके बाद अगर औलाद है तो फिर बेटे होंगे एक या ज्यादा, और या फिर बेटियां होंगी। बेटे होंगे या बेटियां होंगी। अब अगर बेटे और बेटियां इकट्ठे भी हों तो फिर भी बेटे मुकद्दम है, उनको पहले गिना ही जाएगा। अगर बेटे नहीं है तो फिर कहा जाएगा जी सिर्फ बेटियां हैं। अब बाप को, अब मैयत के बाप को हमने विरासत देनी है, मैयत के बाप को हमने हिस्सा देना है। तो क्या देखेंगे हम कि मैयत के बाप को हिस्सा देने के लिए देखेंगे कि मैयत की औलाद है कि नहीं। पता चला जी औलाद है, पता चला जी औलाद मौजूद है। अब उसके बाद हमने देखा कि उसके सिर्फ बेटे हैं या सिर्फ बेटी हैं या बेटे और बेटियां इकट्ठे हैं। अब पता चला जी उसके बेटे मौजूद हैं,
मैयत के बेटे मौजूद हैं। अगर मैयत के बेटे हों, अगर मैयत के बेटे हों तो मैयत के बाप को 1/6 हिस्सा मिलेगा। मैयत के बाप को 1/6, यानी उसके मैयत के माल के 6 हिस्से किए जाएंगे और 6 हिस्से करने के बाद 1 हिस्सा मैयत के बाप को और बाकी से उन रिश्तेदारों को जो इनको मौजूद है। मसला उनमें एक बेटा भी मौजूद है, इसको भी हिस्सा मिलना है। अब उसके बाद ही अगर मैयत की सिर्फ बेटियां हों, अगर मैयत की सिर्फ बेटियां हों, अगर मैयत की सिर्फ बेटियां हों तो मैयत के बाप को 1/6 और तासीब मिलेगी। 1/6 जमा तासीब। अब 1/6 हिस्सा उसका जो मुकर्रर था और तासीब क्या है कि जो बाकी माल बचेगा, जो बाकी माल बचेगा वो जो है इस मैयत के बाप को मिल जाएगा। मसलन एक आदमी के पास 6 रुपए से जो फौत हो गया, वो एक आदमी के पास 6 रुपए से वो आदमी फौत हो गया। अब देखा कि उसकी 3 बेटियां थी, उसकी 3 बेटियां थी। अब क्या 3 बेटियों को जो हिस्सा देना उसको देने के बाद 1 हिस्सा बाप को मिलेगा, 1 हिस्सा बाप को मिलेगा। अब बेटियों के जो हिस्से वो 4 हैं, इस 6 में से बेटियों के हिस्से 4 हैं। अब उन 4 हिस्सों को बेटियों को देने के बाद 1 हिस्सा अभी तक बाकी है, वो 1 हिस्सा भी बाप को ही मिलेगा। और इसे कहेंगे बतौर तासीब, जैसे मैंने अस्बाद लिखा था कि जो माल मैयत के वारसों को देने के बाद बच जाएगा वो माल किसको दिया जाएगा, ऐसे आदमी को दिया जाएगा जो उसके बाद जिम्मेदार था। और सबसे पहले बेटे देखे जाएंगे, बेटे नहीं है क्योंकि यहां पे, इसलिए वो हिस्सा क्या किसको मिल जाएगा जी, मैयत के बाप को। अब 1 की बजाय 6 में से 1 की बजाय 6 में से 2 हिस्से क्यों मिल रहे हैं, एक उसका फर्जी हिस्सा और एक उसका क्या है जी बतौर तासीब जो बाकी मांदा माल है, बचा हुआ माल है। तीसरी सूरत जो मैयत की है वो बाप की जो अता किया जाएगा उसको, वो ये है कि मैयत की औलाद ना हो, मैयत की औलाद ना हो तो मैयत का बाप बतौर तासीब कुल माल का मालिक होगा। इनको से बतौर तासीब हर कुछ, क्यों मैयत बंदा फौत हो गया, अनमैरिड था, ये उसकी औलाद नहीं थी, अकेला था। अब माल उसका पड़ा हुआ है, अब उस माल का वारिस जो वो सिर्फ वो बाप है, मैयत का बाप है। अगर माँ है या नहीं है वो आगे सवाल यहाँ पे बाद औकात हो जाता है जी मैयत के बाप को छठा हिस्सा मिल गया जी बाकी 5 किसको मिलेंगे। ये उस वक्त सवाल नहीं किया जाएगा जब तक कि हम तमाम लोगों के हिस्से सही तरीके तौर पर पढ़ नहीं देते कि इसको हमने 1 हिस्सा दे देना। बस ये हमें पता होना चाहिए कि हमने बाप की कंडीशन देखनी क्या है। ये थे जी हमारे विरासत के सबक में मैयत के बाप की हालतें, यानी कि 3 हालतें उसकी। अगर मैयत की सिर्फ बेटियां हों तो मैयत के बाप को 1/6 हिस्सा और तासीब मिलेगी, और अगर मैयत के बेटे हों तो फिर मैयत के बाप को 1/6 हिस्सा मिलेगा। और अगर मैयत की औलाद ना हो, ना बेटे हैं ना बेटियां हैं, तो मैयत के बाप को बतौर तासीब कुल माल मिल जाएगा जो बचेगा उसकी मैयत की विरासत में से। अब यही 3 कंडीशंस, 3 हालतें बाप की, इसके अलावा कोई और चौथी सूरत बन ही नहीं सकती कि मैयत के बाप के लिए कोई और हिस्सा बन सके। मैयत के खामद और मैयत के दादा की विरासत के बारे में तफसील से जानेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़।